हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हमारी 20 डेज में यूपीएससी के कंप्लीट कोर्स के कवरेज की इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो। ठीक है, इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दिस चैप्टर इज अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही डिसेप्टिवली सिंपल चैप्टर है। डिसेप्टिवली सिंपल का मतलब है इसमें जो बातें बताई गई हैं कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर अक्सर उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं और एमसीक्यूज इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं कि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं एंड मोमेंट पे याद नहीं आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंटली इस चैप्टर को पढ़ा जाए। इसके डिटेल्स आपको लग सकता है कि 75 बार पढ़ चुका हूँ मैं, अब एक और बार नहीं पढ़ सकता, लेकिन यकीन मानिए इसके एमसीक्यूज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इस बार जब आप मेरी पूरी वीडियो को सुनेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो आप बोलेंगे कि यार लक्ष्मीकांत में ही था, आज तक मेरी नज़र में आया क्यों नहीं। ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कह रहे हैं कि अपने कंटेंट और स्पिरिट में यूनिक है। ठीक है, ये लगभग हर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से बोरो किया गया है, लेकिन इसके कुछ सेलिएंट यानी यूनिक फीचर्स भी हैं जो कि बाकी दुनिया की बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अलग करता है। सबसे पहले ये हमको नोट करने की बात है कि जो नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, दे हैव अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इजी टू अमेंड, क्योंकि देर आर विच इज़ प्रूव्ड बाय द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दैट हैव गॉन ऑन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, जो 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th, 101st अमेंडमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंजेस किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसको अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में, वो जानते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उनको लगा, उस समय उनके दिमाग में ये फीलिंग थी कि जो हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है या जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो बहुत सारे जो ऐसे चेंजेस जो देश को चाहिए और पार्लियामेंट की प्रोसेस में वो चेंज हो नहीं पा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण उनमें से एक चीज़ थी। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ उनके दिमाग में थी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। तो उसको ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बिल्कुल याद रखिए, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उनके कौन से मिनिस्टर थे जिन्होंने इसको टेबल किया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। ठीक है, और बहुत एक टेलिंग फैक्ट ये है कि हालांकि ऑपोजिशन पार्टीज़ के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया कि ये कैसे इमरजेंसी के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा चेंज कर रहे हैं, पर इसमें से अधिकतर जो चेंजेस थे उनको जनता गवर्नमेंट जो 1977 में आई, उन्होंने रिपील नहीं किया। वो चेंजेस आज तक स्टैंड करते हैं। तो इससे समझ में ये आता है कि वो चेंजेस सही में किए जाने लायक थे, जो सही में पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से लोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात। उसके बाद आगे चलते हैं, और ज़्यादा ही आगे चले गए, रुकिए। तो सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं। और कुछ था क्या, देख लेते हैं। कुछ और था। ठीक है, द केशवानंद भारती केस जो 1973 में था, देखते हैं नोट क्या बता रहा है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ये इस बार के यूपीएससी में आने के लिए। जो संत थे केशवानंद भारती, उनका अभी 2-3 दिन पहले ही निधन हुआ है। मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने इसको कवर किया एक्सटेंसिवली। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके केशवानंद भारती वाला जो पूरा वीडियो मैंने बनाया है अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसको आप पूरा चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब ये। ठीक है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा कि मैंने आपको मेरी उस वीडियो में बताया है, ये पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ था कि क्या इस संविधान के कुछ फीचर्स को, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को, ये दर्जा दे दिया जाए कि इसको कोई पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी सीनियर लीडर्स का एंड हेंस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये मत था कि ये संविधान हम आने वाले कई सौ, क्या पता 1000 सालों के लिए लिख रहे हैं। हमें नहीं पता आज से 200 साल बाद किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी। हम आने वाली पीढ़ियों के गले में कोई जंजीर नहीं डालना चाहते हैं, कोई गले में घंटा नहीं बांध देना चाहते हैं जिसे उन्हें कैरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि इस संविधान का ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिसको कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। इस बात को किसी भी तर्क से सुप्रीम कोर्ट चेंज करती है। दुनिया भर के अधिकतर लोग इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलॉजिकल ही मानेंगे। जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने इस बात को डिबेट करके खारिज कर दिया कि किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। जब उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल क्लास का कोई मोरल स्टैंडिंग है नहीं, है ना। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर हैं। हर आदमी इस देश के
इस बात को मानता है, इसलिए पॉलिटिकल क्लास के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो खड़े होकर कोर्ट से बात कह सके, क्योंकि सब जानते हैं कि आपका इंटेंशन संविधान को गलत नियत से बदलने का ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे, वरना लॉजिक की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डॉक्ट्रिन को खारिज कर दिया था। चलिए चलते हैं, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहला है ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे लंबा हमारे देश का है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होते हैं, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, कई कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं। ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा सबसे लेंदी है दुनिया भर की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से। जाहिर बात है, जो लिखा ही नहीं गया वो लेंदी क्या होगा और छोटा क्या होगा, है ना। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब चीज़ कवर कर दी गई है, इलेबोरेट भी, हर बात को डिटेल में समझाया गया है और डिटेल भी है। ठीक है, 1949 में ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 22 नवंबर, क्या 26 नवंबर को बना था, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था। तो इसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अब यानी 2019 की बात कर रहे हैं, इसमें एक प्रेम्बल है, 470 आर्टिकल है जिनको 25 पार्ट में डिवाइड किया गया और 12 शेड्यूल है। ठीक है, ये क्या नोट बता रहा है, इसके बारे में डिटेल इस चैप्टर के अंत में चैप्टर्स में दिया गया, जो कि हम देखेंगे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन, हाथी जैसा साइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्यों है भाई हाथी जैसा साइज? पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर, अब देश ही इतना विविध है, इतनी वैरायटी है, तो कई चीज़ें ऐड करनी पड़ गई हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसका बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिटेल्ड हो गया। फिर कई देशों में होता है कि केंद्र का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राज्यों का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर हमारा सेंटर और स्टेट का तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसको लेंदी होना ही था। इसमें जो नोट है वो क्या बताएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में बताएगा, देखते हैं। हाँ देखिए, 2019 तक जो जम्मू और कश्मीर था, जो राज्य था, उसका भी अपना एक ओन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसको एक विशेष दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति ने ऑर्डर निकाला और वो पुराना ऑर्डर खारिज कर दिया, क्योंकि जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो भी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं दिया गया था, वो भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के तहत ही उनको विशेष दर्जा दिया गया था, तो उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हटा भी लिया गया। तो ये जो ऑर्डर था इसने क्या किया, इट एक्सटेंडेड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने हमारे संविधान के सारे जो प्रोविजंस हैं उनको जम्मू कश्मीर पे लागू कर दिया। जो आर्टिकल 370 है वो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो अब लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। ठीक है, 3 चीज़ें हुई यहाँ पे, आर्टिकल 35 की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, जो कि आपको एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसके पहले, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सब लॉयर भरे पड़े थे, और लॉयर ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज, जिन्हें है ना विधि विशेषज्ञ कहना चाहिए, ल्यूमिनरी है ना, तो लॉ के एकदम बड़े बड़े दिग्गज थे, तो उन्हें ज़बरदस्त लॉयर की लैंग्वेज लगा दी उसमें, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम बल्कि हो गया। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस तो है ही है, और क्या है, डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं। एमसीक्यू में अगर आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें एक पॉइंट रहेगा, इट ऑल्सो कंटेन्स डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। जिनको आइडिया नहीं है वो इसको फॉल्स मार्क करके आएंगे, क्योंकि जनरली हमें बताया जाता है कि इस तरह के डिटेल्ड जैसे क्वालिफायर, ठीक है, एडजेक्टिव जहाँ पे लगे हुए हों वो को फॉल्स कर देना चाहिए, पर ये ट्रू है। इसलिए मैंने बोला है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये डिसेप्टिवली सिंपल चैप्टर है। फर्दर जब बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन या पॉलिटिकल कन्वेंशन पे छोड़ दिया गया है कि चलो पार्लियामेंट कानून बना लेगी, लेकिन हमारे यहाँ उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया गया है कि पार्लियामेंट वाले पता नहीं क्या करें, भाई अपन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको लिख देते हैं।
दूसरा सेलियन फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से इसको ड्रॉ किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रोविजन जो है, मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 1935 एक्ट के 250 प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। मैं श्योर हूँ यूपीएससी एग्जाम में बैठने वाले 99% एस्पिरेंट्स को ये पॉइंट मालूम नहीं होगा। आधे से ज़्यादा जानते होंगे 1935 एक्ट से हेविली बोरो किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसमें का 250 प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ये उनको नहीं पता होगा, आपको अब पता है। ठीक है, अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैनसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। रैनसैकिंग मतलब पूरा एकदम रगड़ दिया, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को एकदम रगड़ दिया और उसका जो निचोड़ निकाला ना, तो वो हमारे पास है। ऐसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में बोला था। ये किताब मैंने इसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया हुआ है, कई हज़ार पन्नों का है ये, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिबेट होती थी। देखिए, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है मोटा मोटा। फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव और अपना डीपीएसपी है, वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ऐसे अगर पूछ देगा तो फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम। लोग बोलेंगे यार फिलोसॉफिकल क्या बोलना चाह रहे हो, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वैसे ये पता है कि नहीं, डीपीएसपी आयरिश लोगों ने खुद स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो एक तरह से डीपीएसपी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी आया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट जीओआई एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसॉफिकल पार्ट अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसमें भी फंडामेंटल राइट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश लोगों ने खुद डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो अगर आपको ऑप्शन में आयरिश की जगह स्पेनिश देता है तो वो भी करेक्ट है, वहीं से आया है ना। डीपीएसपी कहाँ से आया है, आप बोल सकते हैं कि स्पेनिश से आया है। अगर आयरिश भी ऑप्शन में है तो आपको आयरिश मार्क करना है, पर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए आयरिश ऑप्शन में नहीं दिया है और स्पेनिश दे दिया है तो आपको स्पेनिश मार्क करना है। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, ये पीएम बख्शी की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब है उसमें वो बता रहे हैं। दूसरे जो प्रोविजंस है कहाँ से लिए गए, कनाडा से क्या लिया गया बताइए, गवर्नर का रोल जो है वो लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, जो जीओआई एक्ट 1935 से लिया गया है, बट द रोल ऑफ द गवर्नर, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, और सोवियत यूनियन से क्या लिया गया है, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से। इमरजेंसी प्रोविजन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, ये पूरा टेबल हम देखेंगे कहाँ से क्या लिया गया है। ठीक है, इसकी जस्ट अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें टेबल में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का लिया गया था सोवियत यूनियन वाले से, ये मुझे याद है। सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको ऑप्शन में जब अगर क्वेश्चन देता है, ऑप्शन में आपको जीओआई एक्ट 1935 मार्क करना है। ठीक है, फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर्स, द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, तो मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है, जो हमने बात किया ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जीओआई एक्ट 1935 से आ रहा है। आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बेयर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। याद रखिए, ये ऑप्शन में देगा तो आप फॉल्स मार्क करके आ जाएंगे, बोलेंगे हेवीली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, आधे से ज़्यादा नहीं है यार, पर आधे से ज़्यादा है। ठीक है, ये इस किताब से दिया गया है। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों है। रिजिड है, हाँ है, फ्लेक्सिबल है, वो भी है। ठीक है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा होता है जिसमें कि अमेंडमेंट के लिए बहुत विशेष प्रोसीजर लगता है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अमेंड करना आसान काम नहीं है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आराम से अमेंड हो जाता है, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा तक नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल है। हमारा ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, लेकिन दोनों के बीच का है। कैसे, 368 दो तरह के अमेंडमेंट देता है। एक जो कि स्पेशल मेजोरिटी से ही पास हो सकते हैं, जैसे 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट,
of each house present and voting and a majority of the total membership of each house. तो कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, इनको रिजिड माना जाएगा कि एक तो जितने लोग मौजूद हैं उसमें के 2/3 लोग से ज़्यादा का वोटिंग अब हमको मिलना चाहिए, प्लस जो हर हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें के 50% से ज़्यादा लोगों का वोट हमको मिलना चाहिए। ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। ठीक है, तो इस तरह से है। तो कितना रिजिड हो गया, ये कितना मुश्किल है। कौन सा रिसेंट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें कि आधे से ज़्यादा स्टेट्स की मंजूरी ली गई थी? वो था 102nd अमेंडमेंट, 122nd अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट। ठीक है। एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में आप अमेंड कर दे सकते हैं। नोटेबली दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। तो फिर किस आर्टिकल के अंदर में आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये सबको पता है, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को ये पूरा रटाया हुआ है कि हमारा सिस्टम जो है यूनिटरी है नहीं है, फेडरल है बट यूनिटरी बायस है। सेंटर और स्टेट के अपने अपने पावर हैं लेकिन सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पावर है। ठीक है, ये एक फेडरल सिस्टम बनाया गया है। इसमें सारे जितने फीचर होते हैं फेडरेशन के सब हैं। क्या फीचर होते हैं भाई? 2 गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? एक ही गवर्नमेंट है तो अपने हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं, पर 2 लोगों के बीच में जब पावर बांटनी होती है तो लिखित अग्रीमेंट होता है कि कल को डिस्प्यूट ना हो, है ना। फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है कि 2 लोगों की जब 2 लोगों में बंदर बांट होगी तो जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट दोनों से ज्यादा पावर रखेगा। ठीक है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही गवर्नमेंट होती है अपने हिसाब से चेंज कर लेती, 2 गवर्नमेंट है आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने देखा कई प्रोविजन है, हर वो प्रोविजन जिसका कि राज्य सरकारों के अधिकार पे इम्पैक्ट पड़ता है उसके लिए आपको आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए पड़ेगा। ठीक है, फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। क्यों इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसका फीचर क्यों है? क्योंकि जब 2 लोगों में डिस्प्यूट होगा, तीसरा हमको चाहिए ना एक न्यूट्रल आदमी फैसला करने के लिए, तो वो रहता है जुडिशरी। फिर बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म क्या होता है? जहां 2 सदन होते हैं। ठीक है, 2 सदन में, एक सदन में राज्य के लोग पहुंचते हैं, जैसे राज्य की असेंबली अपने लोगों को चुन के राज्यसभा में भेजती है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अपर हाउस को राज्यसभा हमारे देश में क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संविधान निर्माताओं ने उसको ऐसा एनविजन किया था कि ये बॉडी राज्यों को रिप्रेजेंट करेगी। हर राज्य की असेंबली से अपना नॉमिनी वहां भेजा जाता है, राज्य के हिसाब से उसमें नॉमिनी रहते हैं। ठीक है, तो वो राज्य को हितों को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, राज्य के अधिकारों से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें राज्यसभा के विशेष अधिकार होते हैं और विशेष इंटरेस्ट देती है राज्यसभा उसमें। ये तो फेडरल वाली बात हो गई, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर भी है। वो क्या है? बहुत एकदम टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इजी वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सबको लग रहा है सब पता है भाई, 10 बार पढ़ चुके हैं, पर वहां एकदम कंफ्यूज हो जाता है आदमी। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर तो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे भाई, है ना। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हर राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, हर राज्य की अपनी सिटीजनशिप नहीं है, जो जहां चाहे जाके रह सकता है, काम धंधा कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, या दोनों पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट है वो दोनों से ज्यादा ताकत है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, राज्य की जुडिशरी अलग, केंद्र की अलग, ऐसा नहीं है ना, सब मिलीजुली है। और सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करता है। गवर्नर की रिपोर्ट के बल पे राज्य की सरकार गिराई जा सकती है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्य के लिए जो अफसर काम करते हैं वो केंद्र की ऑल इंडिया सर्विस में IAS IPS में रिक्रूट होते हैं। आप लोग जो रिक्रूट होके जाओगे आगे। ठीक है, फिर इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे ही इमरजेंसी हुई तुरंत हमारी पॉलिटी फेडरल से यूनिटरी बन जाती है। ठीक है, इमरजेंसी का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। फेडरेशन जो टर्म है, इट हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच आर्टिकल हैज द वर्ड फेडरेशन बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 368, ऐसा करके, या डी नन ऑफ द अबव? उसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। फेडरेशन कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स,
which implies two things. One, Indian federation is not a result of an agreement by the states, and two, no state has the right to secede from the federation. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक लाइन एक एक एमसीक्यू मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल, लगभग फेडरल ऐसा बोलते हैं बाय केसी वियर, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनविल। स्टेट पीएससी में नाम से ही पूछ लेगा ग्रैनविल ने क्या बोला है तो जो स्टेट पीएससी दे रहे हैं रट लो यार, क्या करोगे। ऑस्टिन ने बोला है फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और या नहीं, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है, और इवॉर जेनिंग्स ने बोला है फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। एक ही बात है, घुमा फिरा के सब बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है हमारी, बहुत बड़ा सेलियंट फीचर है। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चुना है रादर देन दी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो खैर सबको पता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकलता है, हर मंत्री, प्रधानमंत्री सब पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे रहता है कि राष्ट्रपति और उसकी सरकार अलग है और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट अलग है, ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। क्या होता है वेस्टमिंस्टर? वेस्टमिंस्टर लंदन में वो जगह है जहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है। जैसे हमारा गवर्नमेंट साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक ये सब में लोकेटेड है ना, लोग कहते हैं कि साउथ ब्लॉक की तरफ से ये फरमान आया है या साउथ ब्लॉक के लोग बड़े नाखुश चल रहे हैं ऐसा करके, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल बोला जाता है इसको। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट पार्लियामेंट की तरफ प्रतिबद्ध है और लोकसभा की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो सरकार आंसरेबल है टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा ओनली। और कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट की सिस्टम चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेंटर पे भी नहीं स्टेट्स पर भी स्टैब्लिश किया है। हमारे ध्यान में भी कभी नहीं आया था कि सेंटर में पार्लियामेंट्री और स्टेट में कुछ अलग हो सकता था, लेकिन ऐसा भी संभव था। उन्होंने दोनों जगह पार्लियामेंट्री ही गवर्नमेंट रखी है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो फीचर्स हैं इंडिया में वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है राष्ट्रपति, नाम की एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। मेजॉरिटी पार्टी जिसकी मेजॉरिटी होती है वही रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर है, पूरी कैबिनेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साथ टू द, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द लेजिस्लेचर। हर एक मंत्री की अपने अलग से नहीं होती। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा में एक मंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, बोले इस मंत्री को हटाओ, इसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, और उसको बेचारे को अपनी मंत्रालय उसका खो गया ऐसा करके। सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, जैसा कि मैंने बताया। लीडरशिप किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की, डिपेंडिंग ऑन आप सेंटर की बात करें या स्टेट की। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, अपर हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा कंटिन्यूअस चलते रहता है। हर दूसरे साल 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा राज्यसभा भंग नहीं की जाती कभी, ठीक है। लेकिन लोअर हाउस भंग होती है तब नई पार्लियामेंट आती है, वो नई पार्लियामेंट नई सरकार चुनती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ब्रिटिश पैटर्न पे बना है, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंस भी है। जैसे इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्यों? ब्रिटिश का तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो उसको कौन माने? पार्लियामेंट किस बात को मानेगी? तो वही सोवरेन है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज पैरामाउंट, और डिवीजन ऑफ पावर भी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है वही उनका सुप्रीम कोर्ट है, प्रिवी काउंसिल जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट अलग है। कुल मिला के वहाँ पार्लियामेंट ही सर्वे सर्वा है, यहाँ ऐसा नहीं है। प्लस इंडियन स्टेट का एक इलेक्टेड हेड होता है, इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडिया का ऑफिशियल नाम है, जबकि ब्रिटिश स्टेट का एक मोनार्क है, हेरिडिटरी हेड, तो उसको मोनार्की कहते हैं। आपको पता है वहाँ की रानी है एलिजाबेथ II। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में हो ब्रिटेन में हो, प्राइम मिनिस्टर का रोल इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है कि उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोला जाता है। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, ही इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। सारे मंत्रियों से बड़ा नहीं है प्राइम मिनिस्टर, सब बराबर वालों में एक थोड़ा सा सीनियर है। अंधों में कान्हा राजा ऐसा कुछ भी बोल लो उधर, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। सब प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही सरकार को जानते हैं।
छठा क्या सेलियंट पॉइंट है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे। देखिए सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ जुड़ी हुई है, जबकि जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। इंडिया में क्या है, दोनों है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से अलग होता है, तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जो है वो यूएस से भी कम है। यूएस में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है और इंडिया में उतना भी नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पर अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये माना जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो लोग क्या बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कानून का जिस तरह से पालन होना चाहिए क्या वैसा पालन हो रहा है, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इस बात की देखरेख करती है। इंडिया में लेकिन माना जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून ने जैसा बोला है क्या वैसा हो रहा है। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी को देखता है, तो अमेरिकन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ इसी को देखता है आर्टिकल 21 के तहत। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह सकता है कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है पार्लियामेंट ने वैसा ही कानून बनाया है, लेकिन हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ के अपने अपने कुछ फिलॉसफीज होती हैं, लॉज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनके जो 11 सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से वो इस पर फैसला दे सकते हैं कि नहीं यार ये ना कानून के हिसाब से नहीं लग रहा है हमको, तो चेंज कर दे सकते हैं वैसे कानून को। इंडिया में लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट कि यार लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है। जो कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या उस कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से है ये कानून? अगर उस हिसाब से है तो ठीक है, आपको अपना उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो 99% लोग गलत करके आ जाएंगे, मतलब तुक्के में आधे लोगों का सही हो जाएगा, अलग बात है, 2 ही बातें ऑप्शन बैठेगा इसमें, पर क्लियर कट क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून में जैसा होना चाहिए, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट देखता है हर पार्लियामेंट्री कानून को उस नजर से। इंडिया में जैसा कानून कह रहा है क्या वैसा हो रहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट इस नजर से देखता है हर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रॉपर सिंथेसिस खोजा है ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी का। ये 2 प्रिंसिपल्स के बीच का रास्ता खोज के निकाला है। इंडिया में हमेशा बीच का रास्ता खोज के निकाला जाता है, ना आपकी ना मेरी, बीच का करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एक इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमने बात की इंटीग्रेटेड मतलब भाई सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट और स्टेट सुप्रीम कोर्ट, स्टेट की जो हाई कोर्ट है, ये सब एक ही जुडिशियल सर्विस से निकल के आते हैं, एक ही जुडिशियल सिस्टम है। हाई कोर्ट का जज ही बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। और इंडिपेंडेंट है, जजों को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत सारे फीचर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। इसके नीचे देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, ठीक है। अंडर अ हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट्स, ठीक है। तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट की क्या होता है, ये सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स करता है और स्टेट लॉज को भी इन्फोर्स करता है। यूएसए में ऐसा नहीं होता है, जहाँ फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये, ठीक है। फेडरल कोर्ट का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो मतभेद होंगे वो निपटाने सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, आर्टिकल 32 के तहत राइट फॉर रिड्रेसल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रीवेंसेस। किसी को भी लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एंड द कोर्ट इज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है और वो देखते हैं कि पार्लियामेंट का बनाया कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के लिए प्रोविजन बनाए हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, ठीक है, उनको उनके जब तक वो सर्व करेंगे, जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती, उनको हटाया नहीं जा सकता। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस, उनकी सैलरी को, उनको जो घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, वो सब नहीं हटाई जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को चार्ज किया जाता है, जिसको कि पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है। ये नहीं बोलेगा अरे खर्चा बहुत हो रहा है, खर्चा कम करना है, हमने सुप्रीम कोर्ट वालों का खर्चा कम कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जजेस के कंडक्ट पे बहस नहीं की जा सकती है। ये मामला अभी गर्म है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। क्यों गर्म है? अभी राज्यसभा के और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं दोनों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज को बोला है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको लेके आपस में डिबेट मत करो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक पार्लियामेंट्री कमिटीज इसमें कोर्ट में जो मामले लंबित हैं, सब जुडिस हैं जिसको कहते हैं, उस पर भी डिबेट करते आए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो डिबेट करती हैं वो सीक्रेट होती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं। तो उसमें आज नहीं हो सकता है भाजपा और कांग्रेस के एमपी भी मिलकर एक ही बात कर रहे हो, क्योंकि वो बाहर आके उनकी पार्टी बोलेगा अरे तुम सामने वाले से मिलकर कैसे बात कर रहे थे, इस टाइप का नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस है उस पर लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन आज तक पार्लियामेंट्री कमिटीज में डिस्कशन होता आया है। ठीक है, बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट, जो भी जज हैं रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लॉयर का काम नहीं कर सकते। हालांकि रिसेंटली उनको गवर्नर बनाने की प्रथा भी चालू की गई है, जो कि आज तक नहीं होती थी। और कोई अगर उनकी अवमानना करता है, कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उनको पावर है कि वो उसको पनिश कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मंत्री वगैरह जज नहीं बन सकते, जज मंत्री नहीं बन सकते एंड सो ऑन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है भाई? वहां पर साइलेंट पॉइंट सबसे बड़ा तो यही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट दिए थे, लेकिन आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया था फ्रॉम द लिस्ट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, उसको लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये खैर हर यूपीएससी एस्पिरेंट जानता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या क्या फंडामेंटल राइट भाई? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 12, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण मत करो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन मैं पालन करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, 25 से 28, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हैं हमारे आर्टिकल 29-30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसकी अभी हमने बात की थी आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट जो है दे आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी है जब मेरे कई अधिकार हैं जिसको कोई सरकार छीन नहीं सकती है। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। टिरेनी यानी तानाशाही, तो ये सरकार की तानाशाही पे लगाम लगाती हैं और पार्लियामेंट के भी मनमाने व्यवहार पे अंकुश लगाती है। पार्लियामेंट भी मनमाने कानून नहीं बना सकती है, आपको देखना पड़ेगा कि किसी के फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं हो रहा है। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। अदालत में आप जा सकते हैं बोलने की मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। अग्रीड पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, जो कि रिट जारी कर सकते हैं, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड को वारंटो। ठीक है, फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, पर मैं जिसको जो मन में आया नहीं बक सकता हूँ, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी curtailed और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, उनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ये एक नोवल फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, 3 तरह के डीपीएसपीज हैं। डीपीएसपी होता क्या? सरकार को बोला गया है कि यार इस डायरेक्शन में कानून बनाओ, है ना, अभी ये कानून है नहीं, इस टाइप का कुछ कुछ बनाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट से आता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी से आता है। संविधान करके बहुत बढ़िया शो है राज्यसभा टीवी का, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। तो उसमें पता चला जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो डीपीएसपी भी फंडामेंटल राइट्स का ही हिस्सा थे, पर यह बोला गया कि इनको कोर्ट से इन्फोर्स नहीं किया जा सकेगा।
इसमें चीजें हैं जैसे वर्कर को भी कंपनी के मैनेजमेंट में रिप्रेजेंटेशन दो। तो 1947 में वो बोल रहे थे, 1949 में, कि अभी देश वहां पहुंचा नहीं है कि अदालत मजबूर करे कंपनियों को कि लेबर को रिप्रेजेंटेशन दो अपने कंपनी के बोर्ड में या मैनेजमेंट में। क्या पता यार 40 वर्कर कहीं काम कर रहे हैं, वो उतने नहीं एजुकेटेड वगैरह, कंपनी के मैनेजमेंट में उसको आप हिस्सा दे दें। तो उन्होंने बोला कि फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब, जो कि कोर्ट में जाके जस्टिसिएबल ना हो सके, कोर्ट जिसको ऑर्डर देके मनवा ना सके। तो फिर ये रास्ता निकाला गया कि जिनको अदालत से मनवा सकेंगे उनको फंडामेंटल राइट बोल देते हैं, और जिनको एक जनरल गाइडलाइन टाइप से दिया जाएगा कि अदालत से मनवाया नहीं जा सकता, उसको डीपीएसपी बोल देते हैं। तो डीपीएसपी देखिए फंडामेंटल राइट्स का ही एक हिस्सा है, इससे ये पता चलता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स से आएगी, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है डीपीएसपी से आएगी। ठीक है। दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए संविधान का कौन सा प्रोविजन है, आपको ऑप्शन में देगा आर्टिकल 32, ठीक है, या फिर जो भी दो तरह के आर्टिकल देगा आपको आंसर में बताना है डीपीएसपी। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट ये दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कोई कोर्ट में जाके नहीं बोल सकता है कि मेरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन हो रहा है। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोला है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। आपकी ड्यूटी है, अदालत नहीं आ पा रही है बीच में, लेकिन ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिकता की बात हो रही है। तो उनके पीछे जो रियल फोर्स है वो पॉलिटिकल है, पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक बोल सकती है कि अरे डीपीएसपी में तो इस तरह की बातें हुई हमारे संविधान में, आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हो। मिनर्वा मिल्स जो केस था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो नींव है वो बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये स्टेटमेंट किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ऐसा आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। वो अब जब इमरजेंसी के दौरान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, जो मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आ गया यहाँ पे। स्वर्ण सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, उसमें उन्होंने ये चीज ऐड की थी। ठीक है। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल 51A, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। सब एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताते हैं, नेमली, विज मतलब होता है नेमली, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो, हमारे देश की संप्रभुता को, सोवरेनिटी को आपको बचाना आपकी ड्यूटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए काम करना आपकी ड्यूटी है, टू प्रोमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल, सब में भाईचारा हो, ये प्रमोट करना आपकी ड्यूटी है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर एंड सो ऑन, और भी कुछ है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी कोर्ट से लागू नहीं किए जा सकते हैं, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो ये बोल सकती है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को गंभीरता से लेना पड़ेगा। प्लस हम एक सेक्युलर स्टेट हैं, किसी भी धर्म के प्रति पार्शियल नहीं है। ठीक है। तो कैसे पता चलता है हमको कि हम सेक्युलर हैं? पहले तो हमारे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में ही सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया, किसमें, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। फिर प्रेम्बल में ही हर सिटीजन की इंडिया के लिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जिसको जो धर्म मानना है मानो, जैसे पूजा करनी करो, बोला गया है। स्टेट जो है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों चीजें हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत। फिर आर्टिकल 15 में स्टेट किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा धर्म के बेसिस पे। फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट में जॉब देने के समय में किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी धर्म विशेष को आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। फिर आर्टिकल 25 जो है अपना धर्म मानना है, जिसको जो मानना है मानो, जिस धर्म का प्रचार करना है करो। ठीक है, ये आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है हर धर्म के लोग अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकेंगे। फिर किसी को अलग से टैक्स देने, जैसे इस्लामिक राज में जो इस्लामिक लोग नहीं थे उनको जजिया टैक्स देने बोला जाता था, ऐसा किसी को नहीं बोला जाएगा कि ये धर्म नहीं मानते हो तो ये वाला टैक्स दो।
किसी भी सरकारी स्कूल कॉलेज में कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर हर समाज के वर्ग को अपना जो अलग यूनिक लैंग्वेज है, लिपि है या कल्चर है, उसको बचा के रखने का अधिकार होगा। जबरदस्ती आप उस पर थोप नहीं सकते कि तुम अपना ये क्यों कर रहे हो, मेरा वाला ये करो, ये आप नहीं कर सकते। हर जो माइनॉरिटी है उनको विशेष अधिकार है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। इसलिए आप देखोगे जामिया मिलिया इस्लामिया है, क्रिश्चियन कॉलेज बहुत होते हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर है, सीएमसी वेलोर, बहुत सारे क्रिश्चियन चर्च के कॉलेज चलते हैं। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना के चलाने का विशेष अधिकार है। एक आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, ये है कि द स्टेट ऐसा कोशिश करेगा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। अलग अलग धर्म के लोगों के पर्सनल शादी ब्याह के, कौन प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, इस तरह के कानूनों में अलग अलग भेदभाव ना हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ताकि सिविल लॉज में भी, जैसे क्रिमिनल लॉज का फर्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म को मानते हो, तो सिविल लॉज में भी कोई फर्क ना पड़े आप कौन से धर्म को मानते हो। फिलहाल हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है सेक्युलरिज्म का, वो बोलता है कि रिलीजन और स्टेट का, यानी जो सरकार है उसका कोई आपस में तालमेल होना ही नहीं चाहिए। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकार दो। एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न्ड, धर्म बोल के कुछ होता ही ना हो। इंडिया में ये लागू नहीं होता है। इंडिया में हमारे यहाँ धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार है, बहुत ज़्यादा धर्म माने जाते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि किसी धर्म से सरकार का लेना देना ही ना हो? आप नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पे सरकार का काम है कि हर धर्म को बराबर सम्मान दो। ये मत बोलो कि कोई धर्म, हमको क्या पता धर्म क्या होता है, नहीं पता, बिल्कुल है। हर धर्म को बराबर सम्मान दो। फिर एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था भारत में ब्रिटिश लोगों के अंडर में, कि सिख लोगों के लिए वोट करते थे, मुस्लिम लोगों के लिए वोट करते थे। उसी में पार्टीशन हो गया देश का, पर उसको बंद कर दिया गया। 1909, 1919 और 1935 के जो एक्ट थे उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। बहुत आसानी से एमसीक्यू में पूछा जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट में चालू हुआ था। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है। 1929 में फिर साइमन कमीशन आया था, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, ठीक है। फिर 1935 का एक्ट बना, ठीक है। ये सब बातें याद करने की हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति जो एडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार है। पहले बहुत इसमें क्वालिफिकेशन रहता था, सिर्फ मर्द वोट दे सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ बोल दिया गया ऐसा नहीं है, 18 साल के हो गए, किसी भी धर्म जाति के हो, पढ़े लिखे हो नहीं हो, पैसा रखता है नहीं रखता है, कुछ भी है, मर्द औरत है, वोट दे दो। वोटिंग एज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 21 साल की थी। 1989 में 21 साल से इसको घटा के 18 साल कर दिया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा, 1988 में, सॉरी। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। लोगों को तब लगता था कि भाई भारत 1000 साल से गुलाम है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्या उन लोग कर पाएंगे ऐसा कुछ? सबके ऊपर एक जिम्मेदारी देना ठीक है, सब इतने क्वालिफाइड हैं कि देश का प्रधानमंत्री चुन सकें, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला कि नहीं, अब जो है यही है, पब्लिक जैसी है देश की वैसी सरकार मिलेगी, वोट सबको देने मिलेगा, ठीक है। इसमें नोट क्या दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी राइट टू वोट था, वो जनरली बढ़ाया गया। यूएसए में सिर्फ 1920 में औरतों को वोट करने का अधिकार मिला, वो आज़ाद हो गए थे 1776 में। ब्रिटेन में 1928 में औरतों को वोट करने का अधिकार मिला। सोवियत यूनियन में 1936 में मिला। फ्रांस में 1945 में मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाने के बाद। इटली में 1948 में मिला, और स्विट्जरलैंड में तो 1971 में मिला, भारत के भी कितने साल बाद। इतना विकसित लोग सोचते हैं स्विट्जरलैंड को। सेलिएंट फीचर 13वां है सिंगल सिटीजनशिप। सेंटर और स्टेट का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है। यूएसए में दोनों राज्य का, किसी राज्य का भी सिटीजन होता है आदमी। इंडिया में सब देश का ही सिटीजन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप नहीं कर सकते, कोई इस राज्य का है कोई उस राज्य का है करके। फिर भी देखिए इंडिया में कम्युनल राइट होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार,
आप बिहारी लोगों को महाराष्ट्र में मार के भगाया जाता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि द चेरिश्ड गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू बिल्ड अ यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हैज़ नॉट बीन फुल्ली रियलाइज्ड। रेयर केस में एम लक्ष्मीकांत जिन्होंने किताब लिखी है वो अपनी भावनाओं को किताब के पन्नों पर आने देते हैं। इज एन एक्सपर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भावनात्मक तरीके से वो बात नहीं करते हैं, पर एक रेयर केस में देखिए उनकी भावना सामने आ गई है। उन्हें दुख है इस बात का कि संविधान निर्माताओं के जो एकदम क्या कहते हैं कि चेरिश्ड गोल था, उनके दिल के बड़ा करीब, ये उनका एक लक्ष्य था, एक सपना था, एक जो है यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत का राष्ट्र बने, वो अब तक पूरी तरह से रियलाइज नहीं हुआ है। अब बॉल आपके पाले में है, आपको वैसा देश बनाना है जिसमें ये सारे सपने साकार हों और लक्ष्मीकांत जी जो है उनके दिल का ये जो दुख है उसको भी न्याय मिले। फिर कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक सेलिएंट फीचर है। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन के अलावा है वो क्या है? इलेक्शन कमीशन। ये किसी तीसरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, अपने आप में अलग बॉडी है। क्या करती है ये? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखती है। ठीक है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, अकाउंटेंट है, सरकार के ऑडिटर है, अकाउंट चेक करती हैं। दे एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है। और लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कमेंट करते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ लेगा कि क्या वो सिर्फ लीगैलिटी पे कमेंट करते हैं? नहीं, वो बोलते हैं कि बिना मतलब खर्चा किया गया, जैसे ये खर्चा कम में भी हो सकता था, इस तरह पे भी वो कमेंट करते हैं। उनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है, उस पर डिबेट होता है। यूपीएससी, जिसके लिए ये पूरी जुगत हो रही है, यूपीएससी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करती है। एट प्रेजेंट 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है, हम सब तो जानते ही हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। 1947 में आईसीएस को रिप्लेस करके आईएएस और इंडियन पुलिस बनाया गया था। नहीं, आईसीएस को रिप्लेस करके आईएएस और इंडियन पुलिस को रिप्लेस करके आईपीएस बनाया गया था। 63 में आईएफएस क्रिएट किया गया था एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1966। याद रखने वाली बात है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं और गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर्स में वो एडवाइस करते हैं। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत ही सीरियस फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राष्ट्रपति को इनेबल करते हैं टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जा सकती है कि भाई अभी तो हम लोगों को थोड़ा एक ही चीज पे फोकस करना है, अब हर बात पे कोर्ट में जाके केस लगाना, हर बात को पार्लियामेंट पे डिस्कस करना, है ना, हर बात में कोई उठ के खड़ा हो जा रही है तो मेरे अधिकारों का हनन है, फिलहाल ये सब नहीं चल सकता। तो फिलहाल क्या होता है, देखिए 3 तरह की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। इसमें बताएगा कि ये इमरजेंसी के बाद आर्म्ड रिबेलियन वाला पॉइंट ऐड किया गया था, वरना पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जाता था। हाँ करेक्ट, देखिए वही बताया है 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके पहले बोलते थे कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, बाहर से हमला हो गया देश पे तो, या देश के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप आपातकाल लगा सकते हो। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस में ये नहीं बताया गया कि किस चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जा सकता है। किसी एक राज्य में गोरखालैंड के लिए मांग चल रही है, थोड़ी हिंसा हो गई, तो इसका तो ये मतलब नहीं कि आप पूरे देश में आपातकाल लगा दोगे। तो इसलिए उसको चेंज कर दिया गया। इमरजेंसी हटने के बाद जो जनता पार्टी सरकार आई, इंदिरा गांधी जी की सरकार हार गई, उनकी पार्टी हार गई, वो खुद भी चुनाव हार गई थी, और जो दूसरी सरकार आई उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को अमेंड करके आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया। अनलेस आपको लगता है कि फौज में विद्रोह होने वाला है, आप आपातकाल नहीं लगा सकते। ठीक है, ये थी नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, किसी राज्य में लगा देते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार अगर नहीं चल रही है, आर्टिकल 356, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया आर्टिकल 365 के तहत और आपने उसका पालन नहीं किया, तो नहीं सॉरी, सेंटर जो स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देता है वो एक दूसरे आर्टिकल के तहत होता है, लेकिन अगर उसका पालन स्टेट ने नहीं किया तो
वो आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे, आजकल कम हो गया है, पहले बहुत होता था हमारे देश में कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था और उसमें फिर बहुत राजनीतिक हल्ला होता था, अरे आपने कैसे लगा दिया वगैरह वगैरह। आर्टिकल 257 के तहत सेंटर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, अगर स्टेट नहीं मानता है तो आर्टिकल 365 के तहत इमरजेंसी लगा दी जाती है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो थैंकफुली आज तक हमारे देश में नहीं लगा है, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया को अगर कोई खतरा है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी पावरफुल हो जाती है और स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के पूरे अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी बना देता है, हमने पहले भी बात की वीडियो में, विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं किया जाता कि आज से हमारा देश फेडरल न होकर यूनिटरी है, नहीं, ये अगर आपने आपातकाल लगा दिया मतलब उसी में बात हो गई पूरी। ये जो है एक यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बस एक पेन के स्ट्रोक से, एक झटके से पॉलिटिकल सिस्टम जो है फेडरल से यूनिटरी बन जाता है। लॉजिकल बात है, होना भी यही चाहिए। 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। 3 टियर यानी ट्रेन में आपने 3 टियर में यात्रा की होगी, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ, ऐसे 3 टियर में गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे। तो पहले जनरली क्या होता था, जो भी दुनिया भर में फेडरल गवर्नमेंट होती है वैसा हमारी भी एक ड्यूअल पॉलिटी थी, केंद्र सरकार राज्य सरकार। तो उसमें केंद्र सरकार के लिए लिस्ट और राज्यों की पावर की लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए 1992 में, ये पंचायती राज अमेंडमेंट बोला जाता है इनको। उन्होंने 3rd टियर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो कि दुनिया भर के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह का काम दुनिया भर में हर जगह होता है, पर संविधान में नहीं लिखा रहता है वो सब, ठीक है। तो उन्होंने रिकॉग्निशन दिया पंचायत को, रूरल लोकल गवर्नमेंट को, बाय एडिंग ए न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाता है पार्ट 9 में, 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन एवरी स्टेट। एक तो लोकल गवर्नमेंट ऐड करके देश में आपने 3 टियर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरा टियर जो था लोकल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट का था, प्लस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपने आप में 3 टियर है, जो कि गांव में पंचायत है, एक ब्लॉक लेवल का इंटरमीडिएट लेवल है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ एक जिला पंचायत इस तरह की बॉडी होती है। ये हर राज्य में अलग अलग होता है, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट हुआ, और 74th अमेंडमेंट से क्या किया, म्यूनसिपैलिटीज यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दिया, जो कि पार्ट 9A ऐड किया गया। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी का भी जो है 3 टाइप का होता है। नगर पंचायत होता है, जो कि जस्ट गांव से शहर बन रहा है, मान लीजिए, है ना, ग्राम पंचायत के लायक गांव नहीं है और नगर पालिका के लायक शहर नहीं है, तो नगर पंचायत दे दिया जाता है। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका छोटे शहरों के लिए दिया जाता है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम जैसे बम्बई दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। एक नया डीपीएसपी ऐड किया गया फॉर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। सरकार की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे। और एक नया पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH टू 243ZT। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया अगर तो बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पार्ट 9 जो था पंचायतों के लिए था, पार्ट 9A जो था म्यूनसिपैलिटी के लिए था, और पार्ट 9B जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आ गया, ठीक है। अब हमारे संविधान का कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं। कोई बोलता है बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया भर से लेके बनाया है, अपना क्या किया है इसमें। उन्होंने बोला था, खैर ये सब जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको बता दूं, किसी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा हमारे संविधान में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसमें खैर जो भी है, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि जब सारे संविधान बन चुके हैं, बहुत सारे फ्रेम्ड एट दिस आर इन द हिस्ट्री, है ना, कई देश चल रहे हैं, तो हम अपना संविधान बनाएंगे तो उनको देखेंगे नहीं क्या कि उनका क्या प्रोविजन चल रहा है और क्या प्रोविजन खराब निकला, हम तो उस हिसाब से ही बनाएंगे, ठीक है। अगर प्रोड्यूसिंग जो बोल रहे हैं, क्या कोई बोलता है कि ब्लाइंड कॉपी कर लिए दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से स्टडी नहीं किया है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने बोला।
कोई लोग बोलते हैं कि 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी है। 250 प्रोविजंस इस एक्ट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 1935 के एक्ट में मिलते हैं। ठीक है। एन श्रीनिवासन कोई उन्होंने बोला था कि ये बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस इट इज़ अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। अंबेडकर जी ने क्या जवाब दिया? वो बोल रहे हैं आई मेक नो अपॉलॉजीज, इसके लिए मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई अच्छा प्रोविजन कहीं मिला तो वहाँ से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसको प्लेजरिज्म या चोरी करना नहीं कहा जा सकता। ये फंडामेंटल आइडियाज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन किसी का पेटेंट नहीं है, हमने चोरी कर लिया। ठीक है। वो लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो मोस्टली ये डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिया गया है, बाकी इसको आप नहीं बोल सकते कि उसमें से आर्टिकल 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। कुछ लोगों का कहना था कि ये अन इंडियन है या एंटी इंडियन है। ठीक है। ये फॉरेन नेचर है इसका। सोचिए ना, अमेरिका से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया, आयरलैंड से ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, तो हमारा आपने क्या लिया है फिर? कोई बोल रहा है हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, इन्होंने किसी अंग्रेजी बैंड का संगीत सुना दिया हमें। क्योंकि हमारे सारे संविधान निर्माता जो थे वो उसी तरह से एजुकेटेड थे, सब लंदन में वकालत पढ़ के आए हुए थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में आपको मिलेगा ये पॉइंट। कुछ लोकनाथ मिश्रा जो थे उन्होंने बताया था कि ये वही पाश्चात्य की संस्कृति का अंधानुकरण। पहले जब मैं छोटा था ये शब्द हम बहुत सुनते थे कि आंख मूंद करके जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आप कॉपी कर रहे हो। ठीक है। इसका देखिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने, उसका शायद कोई जवाब नहीं है। किसी ने बोला कि गांधी जी की तो बातें इसमें हुई ही नहीं है, कि गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करते थे। ठीक है। लेकिन देखिए बाद में ऐड कर दिया गया ग्राम पंचायत और जिला पंचायत वगैरह को हमारे संविधान में। उन्होंने बोला कि जो ये के हनुमथैया जो थे उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली यही चीज़ महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, यही चीज़ आपने बना दी है। किसी ने बोला कि अंबेडकर जी जो है गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे और गांधी जी के आइडियाज़ के थोड़े खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसका भी अंबेडकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बोलते हैं इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बोला कि ये लॉयर्स का पैराडाइज है, सब लॉयर लोग मिलके अपना बिंदास बना दिए सब कानून वानून इसके अंदर में। ठीक है। चलिए इसके बाद ये पूरा एक डिटेल डिस्कशन, 1 घंटा लंबा डिस्कशन हमारा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसेप्टिवली सिंपल चैप्टर पे हो गया है। गाइज प्लीज़ अगर आप अंत तक पहुंचे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, पहले इतना पेशेंस आपने दिखाया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जस्ट अगली वीडियो में मैं अब इस चैप्टर के जो टेबल्स हैं, सारे आर्टिकल्स क्या बताते हैं और कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा प्रोविजन लिया है, उसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।